welcome to Motive Learning Classes. This is Abhishek sir, and today we are going to cover the topic balance of payment. I hope you all are familiar with this word balance of payment. Balance of payment होता क्या है? देखिए मैं एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री is the difference between all money flowing into the country in a particular period of time and the outflow of money to the rest of the world. देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. आपके कंट्री में जितने भी मनी इनकम आ रहे हैं और आपकी कंट्री से जितने भी मनी इनकम बाहर जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड की तरफ आप दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो सामान तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, और जब आप सामान एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है. तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही चीज़ क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो सकता है आगे देखते हैं. इस चीज़ पहले हमने मीनिंग समझा, ठीक है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप का हो सकता है. एक तो हो सकता है बैलेंस्ड. बैलेंस्ड का मतलब होता है जितना हमारे पास मनी आया उतना ही हमारे पास से मनी गया, तो वो कहलाता है बैलेंस्ड, ठीक है. मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जब वैल्यू हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मतलब अगर इक्वल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है. और अनबैलेंस्ड कब बोलेंगे? देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप इंपोर्ट करेंगे सामान, जाहिर सी बात है उतना ही लेवल पे आप एक्सपोर्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो आपके पास मनी कुछ और लेवल का आया, आपने जो आउटफ्लो किया, आपने जो पैसा देकर सामान खरीदा वो कुछ और लेवल पे हुआ, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अनबैलेंस्ड होने वाला है. ऊपर नीचे तो होना ही होना है, ठीक है. जैसे आपके घर में पैसा इनकम आता है आपके पापा के पास, तो कभी किसी महीने होता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है और किसी महीने होता है कि खर्चा कम होता है. तो अगर कम खर्चा होता है और आपका पैसा बच जाता है पप्पा का, तो वो फ़ायदा. तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सरप्लस. उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सरप्लस. और अगर कम पैसा आया, इनकम कम आया और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डेफिसिट, मतलब पैसे की कमी हो जाना, ठीक है. सरप्लस वर्ड से आप समझ सकते हैं. चलिए एक बार थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी इन बैलेंस व्हेन द वैल्यूज ऑफ एंट्रीज ऑन क्रेडिट साइड इक्वल दैट ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट और डेबिट दोनों अगर इक्वल हुआ तो उसको हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है. ये पहला पॉइंट है, बैलेंस्ड है. और अगला बोला है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनबैलेंस्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड इज नॉट इक्वल टू द एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. इफ पेमेंट आर मोर देन द रिसिट और द वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड एंट्रीज इज लेसर than the value of debit side entries, there is a deficit in the balance of payment. देखिए बात को समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास अगर इनकम कम हो रहा है, मतलब बाहर के कंट्री से पैसा कम मिल रहा है और हम बाहर की कंट्री को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डेफिसिट, ठीक है. और उसके जस्ट उल्टा हम सरप्लस वर्ड कब हम बोलेंगे? जब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया तो हमें पैसा ज़्यादा मिला होगा, ठीक है, और इम्पोर्ट कम किया, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, हम सरप्लस पढ़ रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. तो ऐसा सिचुएशन में हमारे पास पैसे का क्या होगा? सरप्लस अमाउंट अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस. ये रियलिटी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को आप इसी तरीके से समझिए कि कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्वल नहीं होता है, बैलेंस्ड नहीं होता है, ठीक है. आगे चलते हैं. अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब अकाउंट्स प्रिपेयर होता है. अब हर चीज़ का हम क्या होता है, हमारे अगर हम कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमारे को हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी रिकॉर्ड होता है, जो आपने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, सामान इधर उधर लेके गए, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड करना पड़ता है. तो देखिए दो टाइप का बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू अकाउंट्स. दो अकाउंट है, एक तो है करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. अब फर्क क्या है वो हम समझेंगे आगे, कि करंट अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं. अब इस चीज़ को समझने की बारी है हमारी, ठीक है. तो करंट अकाउंट का समझ लेते हैं. क्या लिखा है? दिस अकाउंट रिकॉर्ड द क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, दैट इज टेंजिबल गुड. टेंजिबल का गुड्स का मतलब क्या होता है? द गुड्स विच यू कैन टच, द गुड्स विच इज विजिबल, ठीक है. उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम टेंजिबल. देखिए receipts from export are recorded as credit entry and payment for imports are recorded as debit entry. अगर आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा जाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेबिट में, उसका एंट्री करते हैं. अब आपको याद होगा गोल्डन रूल का एक एंट्री कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स.
तो यहाँ पे रिसिप्ट वर्ड यूज हुआ है ना, रिसिप्ट का मतलब क्या, आपका इनकम के टाइप है, तो इनकम हुआ ना तो उसको आप क्रेडिट एंट्री डालोगे, और जो पेमेंट कर रहे हो आप उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, कहाँ पे एंट्री डालोगे, डेबिट एंट्री डालोगे, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा है द सम टोटल ऑन दिस सेक्शन ऑफ करंट अकाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसके बाद जो टोटल आएगा ये दोनों का मिला के या इधर उधर जो भी करके होगा, ठीक है, टैली करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को हम वर्ड यूज करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, आगे पढ़ते हैं। If the payment for merchandise imports are greater than the receipt from merchandise exports, then there is deficit in the balance of trade। वो आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। और द वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसके उल्टा सिचुएशन क्रिएट होता है तो इसका क्या आता है, सरप्लस आता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम तो सरप्लस, और एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज़्यादा तो हमारे लिए डेफिसिट। जाहिर सी बात है, अगर हम बेचेंगे कम खरीदेंगे ज़्यादा तो हमारा तो नुकसान है ना, और अगर हम बेच ज़्यादा रहे हैं खरीद कम रहे हैं तो हमारा फ़ायदा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड इन इनविजिबल और सर्विसेज, द इनकम फ्रॉम इनविजिबल आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑन डेबिट साइड। सेम गोज विद दिस कि अगर आपका इनकम हो रहा है तो आपके क्रेडिट में जाने वाला है वो एंट्री, और अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो एंट्री जाएगा डेबिट में, ठीक है। कंबाइंड बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड द करंट अकाउंट बैलेंस, और दोनों का जो टोटल करेंगे मतलब यहाँ पे टेंजिबल गुड्स जो भी थे उसका, और इनटेंजिबल गुड्स दैट इज जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया या सर्विसेज आपने दूसरी कंट्री से लिया, तो वो सारे चीज़ को मिला के हम क्या बोलेंगे, उसको क्या यूज़ करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस। और सिर्फ टेंजिबल गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट, हमने अभी पढ़ा कि करंट अकाउंट में क्या एंट्री आता है, अब कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो कैपिटल अकाउंट पे क्या है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑन असेट सच एज मनी असेट्स लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, कैपिटल लोन्स एक्सेट्रा एंड अदर फॉर्म ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल है। अगर आप दूसरी कंट्री को लोन दे रहे हो, कैपिटल आपने लोन्स एंड एडवांसेस दूसरी कंट्री को दिया है, तो ये सारे एंट्री कहाँ पे आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। अगर आपको बाहर की कंट्री से पैसा मिला है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएंगे, ना कि करंट अकाउंट में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में सिर्फ टेंजिबल गुड्स का मतलब सामान बेच खरीद रहे हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और प्लस सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। जैसे आपको आपका एरोप्लेन यूज़ हो रहा है, वहाँ का एरोप्लेन आपके देश में आ रहा है, तो ये सारे चीज़ों का हम करंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर हो सके तो मगअप कर लीजिएगा, मनी असेट्स लाइक बॉन्ड्स, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द टोटल ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस इसी के टोटल को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अफेक्ट करना, ठीक है, उस पर असर करना। तो क्या क्या हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स दोज फैक्टर विच अफेक्ट द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एक्सेट्रा इन अ नेशन। डेफिसिट ऑफ और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन अराइज ओइंग टू सच फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स का नाम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ सच फैक्टर्स यूजुअली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सम ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी स्टेटेड एज अंडर। देखिए एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट क्यों बोला है, क्योंकि हमारी कंट्री के करेंसी का वैल्यू कुछ और है, दूसरी कंट्री का करेंसी का वैल्यू कुछ और है, तो ये सारे चीज़ जो है ये मैटर करेंगे आपके उसमें, फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए आपने पढ़ा होगा, अभी हमने जो थ्योरेटिकल में पढ़ा बस उसी को आपको प्रैक्टिकल में लिख के दिया है, इसको अकाउंट प्रिपेयर करके दिया है। एक क्रेडिट आइटम्स है, और क्रेडिट आइटम्स में हमने सीखा था कि रिसिप्ट वाली चीज़ें आती है, और डेबिट आइटम्स में क्या आता है, पेमेंट वाली चीज़ें आती है, ठीक है। करंट अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स में क्या क्या आ रहा था, जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे इनकम आ रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्टेड, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न, यूनिलेटरल रिसिप्ट, ये सारे के टोटल अमाउंट आए। क्या हुआ, ये क्रेडिट आइटम दैट इज रिसिप्ट का अमाउंट। डेबिट आइटम्स में क्या था, अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो सामान या सर्विस को, दो चीज़ हमने पढ़ा,
या तो टेंजिबल या तो सर्विस, दैट इज इंटेंजिबल। अगर ये दोनों चीज से रिलेटेड अगर हम डील कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा करंट अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू सब टोटल ऑन क्रेडिट साइड माइनस सब टोटल ऑन डेबिट साइड। जितने भी रिसिट हुए हैं मेरे, उसमें से जितने भी एक्सपेंस हुए हैं मेरे, उसको माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस है। मतलब मेरे करंट अकाउंट में इतना पैसा अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। हमें तभी तो पता चलेगा कि मेरे पास 10,000 रुपया आया, उसमें से मैंने 8,000 का खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा है, 2,000 रुपीज़ अभी है मेरे पास, ठीक है। तो करंट अकाउंट बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट का, देखते हैं। क्रेडिट आइटम्स रिसिट सेम, मैंने बोला था आपको दोनों में सेम रहता है। क्रेडिट में रिसिट होता है, डेबिट में क्या आता है, पेमेंट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मनी रिलेटेड चीज़ें से डिस्कस की जाती है। देखिए एक बार और लेके चलता हूँ आपको ऊपर में, देख लीजिए क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन ऑन असेट सच एज मनी असेट लाइक बॉन्ड्स, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन्स एक्सेट्रा। अब वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिटल में देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर आपने किसी कंट्री को पैसा दिया है कुछ टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड किया है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड किया है, सेल ऑफ गोल्ड किया, आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, आप सामान बेचोगे तो भी आपके लिए फ़ायदा है। तो ये सारे चीज़ें क्या आएगी, रिसिट, सामान नहीं, सॉरी, हाँ गोल्ड की बात हो रही है, हम वहाँ पे पढ़े थे ना, बस वो उसी सारी एंट्री यहाँ पे हम लिखे, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या क्या एंट्री आई है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, बोरो किया है, मतलब बाहर का पैसा आपके पास आ रहा है, रिसीट हो रहा है, रिसीव हो रहा है आपके पास अमाउंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग, शॉर्ट टर्म लेंडिंग, मतलब आपका पैसा जा रहा है, मतलब ये आपके हाथ से दूसरे कंट्री के हाथ में जा रहा है पैसा, ठीक है। सामान आप खरीद, आपने गोल्ड परचेस किया तो आपके हाथ से पैसा जाएगा, तो ये सारा करना, मतलब आपके हाथ से अगर पैसा जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट आइटम्स में आप लिखेंगे, और आपके हाथ में पैसा आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ों को आप मगअप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगअप करने में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और सेल ऑफ गोल्ड, जस्ट इसके उल्टा है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉन्ग टर्म लेंडिंग का मतलब होता है पैसा किसी को देना, ठीक है, उधार पे देना। शॉर्ट टर्म लेंडिंग, परचेस ऑफ गोल्ड। और ये करने के बाद सब टोटल किया आपने, एरर ऑफ ओमिशन जो भी ये टोटल करने के बाद हुआ, फिर जब बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकालेंगे तो ये क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। जो हमने करंट अकाउंट में किया था सेम गोज विथ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने माइनस किया तो हमें बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना मिल गया, ये 200। बात क्लियर हुआ। टोटल रिसिट 1000, टोटल पेमेंट 1000, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया मेरा, 0। अब टोटल रिसिट और टोटल कहाँ से हुआ ये देखिए, यहाँ पे हमने रिसीट का पूरा टोटल लिया, 600 यहाँ पे था और 400 यहाँ था, तो टोटल रिसीट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, करंट और कैपिटल मिला के 1000। और यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट का कितना है, 800 रुपया आपका यहाँ पे करंट अकाउंट का हो गया, पेमेंट यहाँ पे 200 रुपया, ये आपका ये अमाउंट आ गया, मतलब ये 1000 रुपया आपका पेमेंट भी हो गया। 1000 रुपया इधर रिसीट हुआ था, 1000 रुपया पेमेंट हो गया, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या है, एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता, 1000 रुपया रिसिप्ट हो रहा है और यहाँ पे 800 रुपया का पेमेंट हुआ होता, तो 200 रुपया मेरा क्या होता, फायदा होता, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। इन रियलिटी देयर कैन बी डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड नहीं रहेगा, या तो डेफिसिट रहेगा या तो सरप्लस रहेगा। हो सकता है कभी ये अमाउंट ज़्यादा हो, ये कम हो, कभी ये ज़्यादा हो, ये कम हो, ठीक है। तो अगर हमारा रिसीट ज़्यादा है और पेमेंट कम है तो ये चीज़ हमारे लिए क्या होगा, सरप्लस का काम करेगा, और पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट कम है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेफिसिट का वर्क करेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो से आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे वीडियो मैं बनाता रह रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमारे पास टाइम भी कम है, तो उस तरीके से मैं फ्लो में सारी थियरी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।